मादुरो का भारत से एक सीक्रेट कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सत्ता मिलने से पहले साल 2005 में मादुरो गुपचुप भारत क्यों आए थे? कोई राजनयिक दौरा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद लेने। क्या वो आशीर्वाद ही था जिसने एक साधारण बस ड्राइवर को वेनेजुएला की गद्दी तक पहुंचा दिया, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है जो आज तक दुनिया नहीं जानती? आज हम खोलेंगे मादुरो की वो अनकही कहानी, भारत कनेक्शन से लेकर सत्ता की ऊंचाइयों तक। मादुरो के जीवन का एक कम चर्चित लेकिन दिलचस्प पहलू उनका आध्यात्मिक झुकाव है। रोमन कैथोलिक ईसाई मादुरो का दावा है कि उनके दादा दादी यहूदी थे, लेकिन मादुरो खुद को भारत में सत्य साईं बाबा के कट्टर अनुयायी मानते हैं। जब मादुरो छोटे से नेता थे तब वो एक बार भारत आ चुके हैं, लेकिन किसी राजनीतिक यात्रा पर नहीं, बल्कि अपने गुरु का आशीर्वाद लेने। 2005 में वो आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में प्रशांति निलयम आश्रम दर्शन के लिए आए थे। जमीन पर बैठकर बाबा के प्रवचन सुनते मादुरो की तस्वीरें आज भी उनकी सादगी और आस्था की गवाह है। मादुरो ने न केवल खुद को शाकाहारी बनाया, बल्कि वेनेजुएला में साईं संगठनों को वो आज़ादी दी जो किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था को नसीब नहीं थी। मादुरो के करीबी बताते हैं कि सत्य साईं बाबा की एक बड़ी तस्वीर उनके प्रेसिडेंट ऑफिस में भी लगी हुई थी। 2011 में जब सत्य साईं बाबा की मृत्यु हुई, तब वेनेजुएला में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, जो मादुरो की श्रद्धा को दर्शाता है। नवंबर में सत्य साईं की 100वीं सालगिरह पर उन्होंने एक मैसेज जारी किया था, जिसमें लिखा था, मुझे हमेशा उनकी मुलाकात याद आती है। महान गुरु का ज्ञान हमें हमेशा रोशन करता रहे। ये तो रही मादुरो का सत्य साईं बाबा और भारत से कनेक्शन की बात। अब आपको मादुरो का वो अनसुना किस्सा सुनाते हैं जो उनको सत्ता की ऊंचाइयों तक ले गया। निकोलस मादुरो का जन्म 13 नवंबर 1962 को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुआ था। उनका परिवार न तो किसी राजनीतिक घराने से था, न ही किसी प्रभावशाली वर्ग से जुड़ा हुआ। उनके पिता जीजस निकोलस एक ट्रेड यूनियन लीडर थे, जबकि उनकी मां टेरेसा एक हाउसवाइफ थी जो मूल रूप से पड़ोसी देश कोलंबिया से थी। पैसों की दिक्कत की वजह से मादुरो की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उन्होंने हाई स्कूल पूरा नहीं किया। कम उम्र में ही उन्हें कामकाजी जीवन में उतरना पड़ा और इसी क्रम में वे राजधानी काराकस में बस ड्राइवर बन गए। लेकिन ये नौकरी सिर्फ आजीविका का साधन नहीं थी, बल्कि यही वो जगह थी जहां उन्हें आम जनता की परेशानियों को करीब से समझने का मौका मिला। यात्रियों से बातचीत, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा ने मादुरो को धीरे धीरे राजनीति की तरफ खींच लिया। बस ड्राइवर रहते हुए ही मादुरो को ड्राइवरों की यूनियन का नेता चुना गया। यूनियन लीडर के तौर पर उन्होंने कई विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों में हिस्सा लिया और जल्द ही एक फेमस लेफ्ट लीडर के रूप में पहचान बनाने लगे। इसी दौर में वे वेनेजुएला के सीनियर लेफ्ट लीडर जोस विंसेंटे रेंगल के शागिर्द बने, जिसने उन्हें सत्ता के गलियारों को करीब से देखने का अनुभव दिया। 1980 के दशक में मादुरो क्यूबा गए, जहां उन्होंने राजनीतिक अध्ययन किया और समाजवादी विचारधारा को और गहराई से समझा। ये वही समय था जब वेनेजुएला में तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इसी असंतोष के माहौल से ह्यूगो चावेज जैसे नेता उभरे। उन्होंने देश में एक राजनीतिक क्रांति की नींव रखी। मादुरो इसी दौर में चावेज के संपर्क में आया और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। 1992 में ह्यूगो चावेज ने सत्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन असफल होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। उस समय मादुरो ने खुलकर चावेज का समर्थन किया और उनकी रिहाई के लिए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जब चावेज जेल से बाहर आए तो मादुरो ने उनके साथ मिलकर एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसने आगे चलकर वेनेजुएला की राजनीति की दिशा बदल दी। 1999 में जब ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने, तब मादुरो का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ने लगा। साल 2000 में वो नेशनल असेंबली के सदस्य चुने गए, 2005 में असेंबली के अध्यक्ष बन गए और 2006 में चावेज ने उन्हें देश का विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया। इस दौरान कई राजनीतिक विरोधी उनके बस ड्राइवर वाले अतीत का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन मादुरो ने इसी पृष्ठभूमि को अपनी ताकत बनाते हुए खुद को आम आदमी का नेता साबित किया। ह्यूगो चावेज की सरकार में मादुरो साल 2006 से 2013 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे। चावेज 2012 में वाइस प्रेसिडेंट भी बने और उसी वक्त चावेज जानलेवा कैंसर का खतरा झेल रहे थे, तो अपने सबसे भरोसेमंद मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मार्च 2013 में चावेज की मौत के बाद मादुरो अंतरिम राष्ट्रपति बन गए। बाद में अप्रैल 2013 में चुनाव हुए।
इलेक्शन काउंसिल ने 50.8% वोट के साथ मादुरो को विजेता घोषित किया, जबकि उनके खिलाफ लड़े हेनरिक कैपरिल्स को 49% वोट मिले, यानी बेहद कम अंतर से राष्ट्रपति चुनाव जीतकर देश की कमान संभाल ली। सत्ता में आते ही उन्हें गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिका के साथ टकराव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मादुरो ने सत्ता संभालते ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 3 अमेरिकी राजनयिकों को निकाल दिया। उन पर सामाजिक संगठनों और नागरिकों के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगा। 2014 में कई अमेरिकी पत्रकारों को भी अपने देश से निकाल दिया। 2018 में राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्शन हुआ। मादुरो ने 20 मई 2018 को 6 साल फिर सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया, लेकिन 2013 में जहां 80% वोटिंग हुई थी, उसकी जगह 2018 में सिर्फ 46% मतदान होने से सवाल खड़े हो गए। लैटिन अमेरिका देशों और कनाडा के समूह लीमा ग्रुप ने चुनाव को अवैध घोषित कर खारिज कर दिया। इसके बाद के साल मादुरो के लिए विवादों से भरे रहे। हत्या की साजिश, ड्रोन हमला, कथित तख्ता पलट की साजिश का विक्टिम होना और 2019 में विपक्षी नेता जुआन गुआइडो का खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित करना, इन सभी घटनाओं ने वेनेजुएला को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बनाए रखा। अमेरिका और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने मादुरो को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने इसे विदेशी साजिश करार दिया। 2024 के चुनावों और 2025 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद भी वो विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलते रहे। अमेरिकी प्रतिबंध, विमानों की जब्ती और आर्थिक नाकेबंदी के बावजूद मादुरो सत्ता में बने रहे और खुद को वेनेजुएला की संप्रभुता का रक्षक बताते रहे। आज निकोलस मादुरो की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस देश की कहानी है जो सत्ता, विचारधारा और वैश्विक राजनीति के बीच फंसा हुआ है। कुछ लोगों के लिए मादुरो जनता से निकला हुआ नेता है, जबकि दूसरों के लिए वो एक कठोर शासक। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का उनका सफर आधुनिक राजनीति की सबसे असाधारण और विवादित कहानियों में से एक रहेगा। ये कड़क है।